नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों तो हिंदी की सीरीज़ में आज हम आपके लिए ला रखे हैं शब्द भेद यानी शब्द रचना का आज टॉपिक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले आपको बता दूं, हमारा यहाँ पे हिंदी वर्णमाला का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और संधि वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे यहाँ पे कि शब्द भेद और शब्द रचना के बारे में, यानी शब्दों के कितने भेद होते हैं और जितने भी भेद होते हैं प्रत्येक के बारे में डिटेल्स यहाँ पे चर्चा करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे हमारा जो भी टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जो भी टॉपिक अब तक कंप्लीट हो चुके हैं, संधि हो गया, हिंदी वर्णमाला हो गया, उनके एमसीक्यू भी आ चुके हैं। तो जिन्होंने वो अभी तक नहीं देखी तो उनको आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आज हम आपको बता रहे हैं शब्द रचना, कि कैसे शब्द रचना होती है और शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो मुख्यतः यहाँ पे जो शब्द हैं उनको पहले दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? एक है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। देखो, सार्थक शब्द का मतलब क्या है? जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होता है उसको कहा जाता है सार्थक शब्द। देखो अर्थ से ही लग रहा है सार्थक, जिसका कुछ ना कुछ क्या है यहाँ पे अर्थ है। एग्जाम्पल की बात करें, रोटी हो गया, राम हो गया, घर, रात, आगे, पीछे, ये सभी क्या है यहाँ पे सार्थक शब्द है। मतलब इनका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। लेकिन आपने देखा होगा घरों में हम भी क्या बोलते हैं, रोटी वोटी खाने चलते हैं यार, या हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, राम वाम आए क्या, या राम वाम कहाँ गया था, ऐसे बोलते हैं ना। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण हम करते हैं सार्थक शब्दों के साथ, लेकिन उनका कुछ अर्थ नहीं होता है। ऐसे शब्दों को कहा जाता है यहाँ पे निरर्थक शब्द, यानी जिनका उच्चारण करते तो हैं हम, लेकिन उनका कोई भी अर्थ नहीं होता है। जैसे वोटी हो गया, रोटी वोटी, तो रोटी इसमें सार्थक शब्द है और रोटी के साथ हमने बोल दिया वोटी, तो वो हो गया निरर्थक शब्द। वाय हो गया, ठीक है, चाय वाय नहीं बोलते क्या यार, चाय वाय पीने चलते हैं यार, तो चाय तो इसमें हो गया सार्थक शब्द। लेकिन सार्थक शब्द के साथ कुछ ऐसे शब्द भी हम यूज़ करते हैं घरेलू भाषाओं में जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, इसलिए इनको कहा जाता है यहाँ पे निरर्थक शब्द, वाय, वोटी आदि। तो कई बार एग्जाम में बनता है कि निम्न में से सार्थक शब्द बताइए या निम्न में से निरर्थक शब्द बताइए। तो जिनका कुछ ना कुछ अर्थ होगा वो सार्थक शब्द हो गए, और जिनका कुछ भी अर्थ नहीं होगा उसको निरर्थक शब्द कहा जाता है। अब यहाँ पे सार्थक शब्दों को यहाँ पे फिर से आगे कई भागों में बांटा गया है, 4 भेदों में। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी है। कई बार सीधे आता है कि शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है या सार्थक शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो जो सार्थक शब्द, क्योंकि सार्थक शब्द है वही शब्द है, तो इसलिए कई जगह आपने देखा होगा कि शब्दों को यहाँ पे 4 भागों में यहाँ पे बांटा गया है। तो सार्थक शब्द अथवा शब्दों को, यानी शब्दों के निम्न भेद हैं। तो इतिहास या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा यहाँ पे रूप प्रयोग या व्याकरणिक विवेचन के आधार पर, और चौथा यहाँ पे अर्थ के आधार पर। तो सबको हम एक एक करके यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे चर्चा करेंगे, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और कई कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी बनते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो और अच्छे से समझते हो और अच्छे से आप नोट्स बनाते हो तो आपको आगे कभी भी दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो सबसे पहले बात करेंगे शब्दों का प्रथम भेद इतिहास या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। पहले इसको समझिए कि इतिहास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर क्या है। इतिहास का मतलब होगा कि इतिहास में कहाँ से इन शब्दों की उत्पत्ति हुई, किस देश से हुई, इनका सोर्स क्या था यानी स्रोत क्या था। तो इसको कहा जाता है इतिहास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का बांटा गया है। तो अब देखो, इतिहास, उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर भी शब्दों को कई भागों में बांटा गया है, लगभग 4 प्रकार से। कितने प्रकार से बांटा गया है? एग्जाम में बन भी सकता है कि इतिहास के आधार पर या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया है। तत्सम शब्द हो गया, तद्भव शब्द हो गया, देशज और विदेशज शब्द, और एक अन्य भी आता है संकर शब्द। लेकिन संकर शब्द क्या बनता है? 2 अलग अलग देशों से मिलकर, मतलब 2 अलग अलग भाषाओं से, तो वो इसी के अंतर्गत आ गया। मतलब देशज और विदेशज शब्द से मिलकर बनता है कभी कभी संकर शब्द, तो वो इसी के अंतर्गत आ गया। इसलिए संकर शब्द को यहाँ पे इतिहास या उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर नहीं गिनते हैं। तो मुख्यतः यहाँ पे इतिहास, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4 भेद हैं शब्दों के। तो एक एक कर हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो तत्सम शब्द, तत्सम शब्द तत् धन सम से मिलकर बना है। तत् धन सम, तत् को बोलते हैं संस्कृत, और सम का मतलब संस्कृत के समान। तो जो शब्द संस्कृत के समान होते हैं, यानी संस्कृत भाषा के जो शब्द हिंदी में उसी रूप से प्रयोग किए जाते हैं, उनको कहा जाता है यहाँ पे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द का अर्थ है उसके समान, यहाँ उसके से तात्पर्य है संस्कृत के समान, अर्थात हिंदी के वह शब्द जो संस्कृत के उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। समझ गए होंगे आप? एक बार दोबारा समझा लेते हैं कि वे शब्द जो जैसे संस्कृत में है वैसे अगर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तो उनको कहा जाता है यहाँ पे तत्सम शब्द में, यानी इनमें कोई भी चेंज नहीं आया, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द हैं। समझ गए? जैसे सूर्य हो गया, भूमि हो गया, पुष्प, अग्नि, प्रकाश,
ये सब क्या है, संस्कृत शब्द है और हिंदी में भी इसी रूप में ये प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम शब्द हो गए। अब दूसरा यहाँ पे तद्भव शब्द, ये इतिहास के आधार पर। तो तद्भव शब्द कौन होते हैं? देखो तत्सम तो आप समझ गए, जो संस्कृत के वही शब्द हैं, लेकिन जो तद्भव शब्द है ये परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में आए हैं किन्हीं अन्य भाषाओं से। जैसे संस्कृत से हो गया आपका प्राकृत अपभ्रंश व पुरानी हिंदी से जो विकसित हुए हैं, मतलब कुछ ना कुछ इनमें चेंज आया है, तो इनको कहा जाता है यहाँ पे तद्भव शब्द। तद्भव का अर्थ है उससे होना, यानी अन्य भाषाओं से कुछ परिवर्तित होकर ये हिंदी भाषा में आए हैं, चेंज होकर आए हैं, तो इनको कहा जाता है यहाँ पे तद्भव शब्द। यानी ये बिल्कुल संस्कृत के रूप नहीं होते हैं, संस्कृत के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो परिवर्तित हो गए हैं। होता है ना कि कई शब्द कई सालों लग जाते हैं शब्दों को परिवर्तित होने में, तो ऐसे में ये, और जो कई सालों बाद ये परिवर्तित हो जाते हैं शब्द, संस्कृत में कुछ अलग है और हिंदी में इनका उच्चारण कुछ अलग है, तो इनको कहा जाता है यहाँ पे तद्भव शब्द। अब देखो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, ये संस्कृत के शब्द है और ये हिंदी से है, ठीक है। तो संस्कृत में कहा जाता है कर्पूर, लेकिन हिंदी में कहा जाता है कपूर, तो चेंज आ गया। संस्कृत में कहा जाता है कर्म, जबकि हिंदी में क्या कहा जाता है, काम कहा जाता है कर्म को, ठीक है। अर्थ दोनों का एक ही है, लेकिन क्या है, चेंज हो गए हैं, मतलब वो दोनों का उद्देश्य दोनों का एक ही है। मात्र को माता कहते हैं हिंदी में, संस्कृत में मात्र कहते हैं। संस्कृत में दुग्ध कहते हैं, जबकि हिंदी में क्या कहते हैं, दूध कहते हैं। अब ये संस्कृत के शब्द क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो गए हिंदी में और कुछ अलग इनका उच्चारण हो रहा है, तो इनको कहा जाता है यहाँ पे तद्भव शब्द। आगे बढ़ते हैं, जो तीसरा प्रकार है इतिहास यानी स्रोत के आधार पर शब्दों का, वो है यहाँ पे देशज शब्द यानी देसी शब्द। देसी तो आपने सुना होगा, देसी मतलब जो खुद देश से उत्पन्न हुए हैं, अपने देश से, अपने अलग अलग क्षेत्रों से जो शब्द क्या हुए, विकसित हुए हैं, यानी जो उत्पत्ति हुई है शब्दों की, उनको कहा जाता है यहाँ पे देशज शब्द। देश में जन्मा, देशज का मतलब होता है देश धन जा, तो देश का मतलब होता है देश और जा से होता है जन्मा, तो देश में जो जन्मा है उसे कहा जाता है देशज शब्द। अर्थात ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव से प्रचलित हो गए हैं उनको कहा जाता है देशज शब्द यानी देसी शब्द। जैसे लोटा हो गया, थैला, गड़बड़, झोला, पगड़ी, तो ये क्या है, सारे देशज शब्द हैं जो अपने ही देश से जन्मे हैं और प्रचलित हो गए हैं। चौथा यहाँ पे विदेशज शब्द यानी आगत शब्द। अब देखो विदेश से जो आगत हुए हैं उनको कहा जाता है विदेशज शब्द यानी आगत शब्द, यानी जो बाहर से विदेशों से आए हैं भारत में। अब देखो ये शब्द क्या है, यहाँ पे भारत में विदेशों कई विदेशी देशों का राज रहा है, अंग्रेज़ों का हो गया, अरबों का हो गया, पुर्तगालियों का हो गया, तो जब वो भारत में आए होंगे तो उनके कुछ शब्द यहाँ पे प्रचलित हो गए हैं, तो इन शब्दों को क्या कहा जाता है, विदेशज शब्द यानी आगत शब्द। अब देखो विदेश धन जा यानी विदेश से जो जन्मे हैं, ऐसे शब्द जो विदेश में जन्मे हों परंतु संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं, ऐसे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। देखो अंग्रेजी के मुख्य शब्द क्या है यहाँ पे, जो विदेशी शब्द हैं यानी जो आगत शब्द हैं, वो कहना है अपील हो गया, कोर्ट हो गया, पेपर हो गया, कॉलेज हो गया। देखो कॉलेज को क्या कहते हैं हिंदी में, विद्यालय या विश्वविद्यालय कहते हैं, तो अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, कॉलेज शब्द। और आजकल हम सिंपल से यही बोलते हैं कॉलेज जाना है नहीं जाना है, मतलब उसको हिंदी में हम क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी शब्द को प्रयोग कर रहे हैं। कोर्ट हो गया, अपील हो गया, तो ये सारे क्या है, अंग्रेजी शब्द हैं जिनका हम क्या है, सामान्य रूप से हिंदी भाषा में इनको प्रयोग करते हैं। अरबी में देखो यहाँ पे तकदीर बोलते हैं ना, उसकी तकदीर बदल गई, तो तकदीर क्या है, एक अरबी शब्द है, किस्मत बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो तकदीर एक अरबी शब्द और हम उसको सामान्य भाषा में यानी हिंदी में क्या कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। मौलवी हो गया, मुसाफिर हो गया, मुकदमा हो गया, अल्लाह हो गया, असर, ये सब क्या है, अरबी शब्द हैं, जो क्या है अरबी आगत यानी विदेशी शब्द हैं ये, ठीक है। ये आपको नोट करने हैं, आगत शब्द या विदेशी शब्द हैं ये सारे। फारसी भाषा के शब्द क्या है, अब इनमें से एग्जाम्पल बन सकता है कोई भी, कि इनमें से बताइए कि फारसी भाषा का शब्द कौन है, या इनमें से बताइए कि अरबी भाषा का शब्द कौन है। तो फारसी में आ गया खुराक, खामोश, डंगल, चादर, पर्दा, शादी, ये सब फारसी शब्द हैं। तुर्की में हो गया उर्दू, कुर्ता, कैंची, बेगम, बारूद, ये सारे तुर्की शब्द हैं। और पुर्तगाली में अलमारी, काजू, गमला हो गया, पादरी हो गया, इस्पात हो गया, ये सारे क्या है, पुर्तगाली शब्द है। इस्पात कई बार एग्जाम में बन चुका है, इसको नोट कीजिएगा आप। और चीनी में क्या है, चाय, चीनी, लीची, ये सारे क्या हैं आपके चीनी भाषा के क्या हैं, शब्द हैं, यानी चाइनीज़ भाषा के शब्द हैं। और इनको हम सामान्य रूप से, अब देखो चीनी का हम सामान्य रूप से क्या कर रहे हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं, चाय का हम सामान्य रूप से हिंदी में प्रयोग करते हैं। तो ये सब क्या है, यहाँ पे विदेशज शब्द हैं, यानी जो विदेशों से आगत हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं, पांचवा है संकर शब्द, लेकिन इसको हम क्या है, विदेशज शब्द यानी इसको हम क्या है, इतिहास या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर नहीं जोड़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर ये सिर्फ ये चारों हैं जो ऊपर के हैं, और ये संकर है। संकर का मतलब होता है जो जिसका जो उत्पत्ति हो रखी है वो कहीं ना कहीं जो ये विदेश से या देश से हो रखी होगी,
कुल मिला के इन दो से मिलकर, देशज और विदेशज से मिलकर बना है संकर शब्द। तो इसको हम इसमें क्यों गिने, क्योंकि ये तो ऊपर हमने पढ़ लिया है। तो दो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने। अब दो भिन्न स्रोत, जरूरी नहीं कि देशज और विदेशज से ही हों, दोनों क्या हो सकते हैं, मतलब एक अंग्रेजी का हो सकता है, एक फारसी का हो सकता है, मतलब दोनों विदेशज से भी हो सकते हैं। तो इसको कहा जाता है यहाँ पे संकर शब्द, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो दो भाषाओं से विकसित हो रखे हैं दोनों, और फिर आपस में मिल रखे हैं, और तब हम इसको क्या करते हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। जैसे रेलगाड़ी हो गया, तो रेल यहाँ पे अंग्रेजी का हो गया और गाड़ी हो गया हिंदी का, और हम सीधे हिंदी में इसको प्रयोग करते हैं रेलगाड़ी। उसके बाद सील बंद हो गया, सील अंग्रेजी का हो गया और बंद हो गया फारसी का। पान दान में हो गया, पान हिंदी का हो गया और दान हो गया फारसी का। तो इनको कहा जाता है यहाँ पे संकर शब्द। तो ये तो हो गया इतिहास यानी उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमने चार जो भेद थे शब्दों के वो पढ़ लिए। आगे है जो दूसरा भेद है शब्दों का, वो है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। ठीक है, कैसे उनकी रचना हुई, कैसे उनकी बनावट हुई, इस आधार पर हम क्या पढ़ेंगे, अब शब्दों का भेद पढ़ेंगे। दूसरा भेद है शब्दों का। तो इसके आधार पर मुख्यतः तीन भागों में यहाँ पे शब्दों को बांट गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि इनमें से बताइए योग क्या है, यौगिक शब्द कौन है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है, मूल शब्द कौन सा है, यानी मौलिक शब्द कौन सा है। तो आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आए इस चैप्टर से तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर दोगे यदि आप पूरा वीडियो देखते हो अच्छे से। तो जो यहाँ पे व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर बांटा गया है शब्दों को, उनमें सबसे पहले आता है, तीन भागों में बांटा गया है। मूल शब्द हो गया, यौगिक शब्द और योग रूढ़। तो सबसे पहले बात करते हैं मूल शब्द। मूल का अर्थ है कि मूल शब्द यानी अपने आप में वो पूर्ण है, बिल्कुल वो किसी शब्दों से मिलकर नहीं बना है, वो है मूल शब्द, यानी जो जड़ से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से न बने हों और अपने आप में पूर्ण हो, अर्थात जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो, उसको कहा जाता है यहाँ पे मूल शब्द। मैंने बोला था ना अभी कि मूल शब्द जो किसी भी शब्द से मिलकर नहीं बना हो, यानी इस शब्द का ना आप संधि विच्छेद कर सकते हो। देखो सार्थक शब्द होना चाहिए, अब ऐसा नहीं कि कोई निरर्थक शब्द दे दिया, सार्थक शब्द होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होना चाहिए, उसका आप संधि विच्छेद न कर पाएँ, समास विग्रह न कर पाएँ, तो इसको कहा जाता है मूल शब्द, यानी जो अपने आप में क्या है, पूर्ण शब्द हैं। जैसे सेना हो गया, सेना का आप संधि विच्छेद नहीं कर सकते, से और ना, तो से और ना ये तो निरर्थक हो रहा है। कुत्ता हो गया, फूल हो गया, चावल हो गया, दिन हो गया, घोड़ा हो गया, ये सब अपने आप में क्या है, पूर्ण शब्द हैं और मूल शब्द हैं। तो इनका आप क्या नहीं कर सकते हैं, सार्थक खंड आप इनके नहीं कर सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं जो यौगिक शब्द हैं। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं, जो दो या दो से अधिक मूल शब्दों से मिलकर बने हुए हैं। और यौगिक मतलब कुल मिलाकर इनका योग हो रखा है, दो या दो से मूल शब्दों से इनका योग हो रखा है, और इनको आप आसानी से क्या कर सकते हो, इनका सार्थक खंड में इनको बदल सकते हो। वह शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं, अर्थात इनको पृथक करने पर इनके सार्थक खंड होते हैं। जैसे सेनापति हो गया, तो सेना किसी से मिलकर बना है, सेना धन पति से, जो सेना का पति है सेनापति। अनुशासन, अनुधन शासन। चतुराई, चतुर्धन आई। तो ये सारे क्या है यहाँ पे यौगिक शब्द है, जिनका आप आसानी से संधि विच्छेद कर सकते हो और समास विग्रह कर सकते हो, और उसमें उपसर्ग प्रत्यय भी हो सकता है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से बने सभी शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं। अब देखो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय से जो बने हैं वो कुल मिला के कहीं ना कहीं दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो जैसे यहाँ पे क्या है, सेनापति हो गया, तो उसमें सेना हो गया और पति हो गया, दो शब्दों से मिलकर बना है। अनुशासन हो गया, अनुधन शासन हो गया। तो ये तो हो गए यहाँ पे यौगिक शब्द जो दो या दो से मूल शब्दों के योग से बने हुए हैं। और साथ साथ इसमें उपसर्ग और प्रत्यय वाले जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, जैसे प्रतिदिन, तो इसमें प्रति क्या है, उपसर्ग है, और दिन क्या है, प्रत्यय हो गया। तो ये भी क्या हो गया यहाँ पे यौगिक शब्द हो गया। आगे बढ़ते हैं योग रूढ़ शब्द। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये तीसरा क्या है, तीसरा भेद है किसका, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर। तो कैसे इसकी बनावट होती है, कैसे इसकी रचना होती है। तो जो योग रूढ़ शब्द होते हैं वो हैं तो वो यौगिक शब्द ही हैं, लेकिन फिर भी इनको यौगिक शब्द से अलग क्यों रखा गया है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि जब दो मूल शब्द आपस में योग करते हैं तो जो बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहते हैं, लेकिन यदि उनका अर्थ क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, यानी मतलब दो शब्द मिल गए और उनका अर्थ परिवर्तन हो गया, कुछ और ही अर्थ उससे क्या हो रहा है, निकल रहा है, तो उसको कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। कैसे, जैसे बहुव्रीहि समास आपने पढ़ा होगा, और अगर पढ़ा नहीं तो उसको हम पढ़ाएंगे आपको। तो देखो एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहाँ पे। चलो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। जब दो शब्द मिलकर एक यौगिक शब्द बनाते हैं, लेकिन उसका अर्थ कुछ विशेष यानी रूढ़ हो जाता है। रूढ़, योग रूढ़ का मतलब होता है, योग का मतलब यहाँ पे जोड़ना, और रूढ़ का मतलब अर्थ क्या हो गया, उसका कुछ विशेष हो गया, कुछ परिवर्तित हो गया, तो उसको कहा जाता है यहाँ पे योग रूढ़ शब्द। एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे क्या है, लंबोदर किससे बना है, लंबा धन उदर से।
लंबा का मतलब होता है लंबा आदमी, जैसे लंबा है, ठीक है, लंबाई कितनी है। उदर का मतलब होता है पेट, तो लंबा धन उदर, तो इसका मतलब होना चाहिए लंबोदर, लंबा है पेट, और लंबा है पेट किसको कहते हैं, गणेश भगवान को कहते हैं। तो लंबोदर का अर्थ यहाँ पे क्या है, गणेश भगवान है। तो ये तो है, तो ये यौगिक शब्द है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, किसको इंगित कर रहा है, गणेश भगवान को ये इंगित कर रहा है। यानी इसका शब्द अर्थ क्या हो रहा है, कुछ विशेष हो रहा है, रूढ़ हो रहा है, तो इसको कहा जाता है योग रूढ़ शब्द। उसी प्रकार दशानन का आप देख लीजिए, 10 का अर्थ हो गया 10 10, और आनन का मतलब होता है सिर। तो 10 हैं जिसके आनन, तो 10 हैं जिसके आनंद किसके होते हैं, दशानन यानी रावण के होते हैं। जो दशानन ये किसको इंगित कर रहा है, ये कर रहा है रावण को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है आपका योग रूढ़ शब्द, यानी जिसका अर्थ क्या होता है, कुछ विशेष होता है, कुछ अलग होता है, अलग अर्थ उसका निकलता है। उसी प्रकार नीलकंठ है, नील धन कंठ, तो किसको बोलते हैं, महाशिव, शिव भगवान को नीलकंठ, नीलकंठ वाले कौन है, शिव भगवान है। तो कुल मिला के नीलकंठ भी क्या है यहाँ पे योग रूढ़ शब्द है। तो कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपने समास पढ़े होंगे तो जितने भी बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो सारे के सारे क्या हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी जो होते तो यौगिक हैं, लेकिन उनका अर्थ क्या होता है, कुछ विशेष होता है। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि योग रूढ़ शब्द किसे कहा जाता है। तो ये तो हो गया बनावट के आधार पर और रचना के आधार पर कि कैसे हमने इसकी रचना की, या व्युत्पत्ति के आधार पर मूल शब्द, यौगिक शब्द और आपके योग रूढ़ शब्द, ये 3 होते हैं। ठीक है, ये भी आपको नोट करने कितने होते हैं। अब बढ़ते हैं आपके जो तीसरा भेद है शब्दों का, वो है रूप प्रयोग के आधार पर। तो रूप और प्रयोग के आधार पर होते हैं आपके 2 प्रकार के। रूप प्रयोग मतलब कैसे हम इनका प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग किसी का लिंग के कारण चेंज हो जाता है, किसी का वचन के कारण चेंज हो जाता है प्रयोग। यानी एक वचन में उसको कुछ अलग कहेंगे, बहुवचन में उसको कुछ अलग कहेंगे, अगर पुल्लिंग में उसको कुछ अलग कहेंगे, और स्त्रीलिंग में उसको कुछ क्या करेंगे, अलग प्रयोग उसका करेंगे। तो इसको कहते हैं रूप या प्रयोग के आधार पर। रूप का मतलब रूप के आधार पर वो चेंज हो रहा है, यानी स्त्रीलिंग जब हो रहा है तो वो चेंज हो रहा है, पुल्लिंग जब हो रहा है वो चेंज हो रहा है। तो कुल मिला के इनको कहा जाता है रूप या प्रयोग के आधार पर। और ये 2 प्रकार के यहाँ पे होते हैं, एक होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब देखो एक एक करके हम पूरे डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं। तो जो विकारी शब्द होते हैं, विकार मतलब विकार उत्पन्न होना, विकार मतलब कुछ परिवर्तन उसमें, कुछ ना कुछ तो परिवर्तन उसमें उत्पन्न होता है। अब वह शब्द जिनमें लिंग, वचन या कारक के कारण परिवर्तन यानी विकार उत्पन्न होता है, अर्थात जो प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदल देते हैं। ठीक है, मतलब उसमें अगर पुल्लिंग जब होगा तो उसका कुछ अलग अर्थ होगा, और स्त्रीलिंग जब होगा तो उसका कुछ अलग अर्थ होगा। इसी प्रकार एक वचन जब होगा तो उसका कुछ अलग अर्थ होगा, और बहुवचन जब होगा तो उसका कुछ अलग क्या होगा, अर्थ होगा। तो जो इनके आधार पर लिंग, वचन, कारक के आधार पर अपना अर्थ बदल देते हैं, यानी परिवर्तित हो जाते हैं, उसको कहा जाता है विकारी शब्द, यानी जिनमें कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है। अब संज्ञा की बात कर लेते हैं। लड़का पढ़ रहा है और लड़की पढ़ रही है। तो लड़का यहाँ पे क्या है, ये पुल्लिंग की ओर इंगित कर रहा है, ये स्त्रीलिंग की ओर इंगित कर रहा है। पढ़ रहा है, पढ़ रही है, तो क्या हो गया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लड़का दौड़ रहा है, लड़के दौड़ रहे हैं, ये क्या है, एक वचन की बात कर रहा है। ये क्या हो रहा है, ये वाक्य ये बहुवचन की बात कर रहा है। तो लड़का एक वचन के लिए लड़का है और बहुवचन के लिए लड़के हैं। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, ये संज्ञा क्या हो रही है, संज्ञा है ना, यहाँ पे लड़का और लड़के संज्ञा है। लेकिन जब एक वचन था तब तो ये लड़का था, लेकिन जब बहुवचन हो गया तो यही संज्ञा क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, यानी विकार उत्पन्न हो गया उसमें, तो वो हो गया लड़के। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है। तो जितने भी संज्ञा होते हैं वो सब क्या होते हैं, विकारी शब्द होते हैं। उसके बाद सर्वनाम जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, विकारी होते हैं। जैसे मैं, तू, वह, यह। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रही हूँ। जब क्या था, वो था, देखो ये कि मैं खाना खा रहा हूँ, इसका मतलब है मैं क्या, अभी पुल्लिंग है। मैं खाना खा रही हूँ, हमने रही हूँ किया, तो इसका मतलब ये मैं अभी क्या है, स्त्रीलिंग है। तो कुल मिला के पुल्लिंग में अलग है, स्त्रीलिंग में उसका अर्थ अलग निकल रहा है। सर्वनाम है ना ये मैं, और वह खाना खा रहा है और वह खाना खा रहे हैं, ये बहुवचन है, और ये क्या है, एक वचन है। तो कुल मिला के किसके कारण, एक वचन के कारण, या आपके पुल्लिंग या स्त्रीलिंग के कारण, यानी लिंग के कारण जो परिवर्तित हो रही, जिनमें विकार उत्पन्न हो रहा है, उनको क्या कहा जाता है, विकारी शब्द कहा जाता है। तो संज्ञा भी सभी क्या है, विकारी शब्द है, सर्वनाम भी सभी विकारी शब्द हैं, विशेषण भी सारे यहाँ पे क्या है, विकारी शब्द हैं। विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, या भी आगे हम क्या है इस पर स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। क्रिया भी यहाँ पे क्या है, क्या है, क्रिया यहाँ पे क्या है आपका विकारी शब्द है। तो ये चारों यहाँ पे क्या है, विकारी शब्द है।
अब बढ़ते हैं आगे अविकारी शब्दों की ओर। तो जो अविकारी शब्द होते हैं वे क्या होते हैं, जिनमें लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी वो परिवर्तित नहीं होते हैं, कोई भी विकार उनमें उत्पन्न नहीं होता है। जैसे हे, हो, अरे, परंतु, किंतु, ये चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे जैसे सीता आ रही है परंतु वो बाद में आएगी, उसी प्रकार राम आ रहा है परंतु वो बाद में आएगा। तो परंतु में कोई चीज़ नहीं आ रहा है, चाहे वो राम वहाँ पे पुल्लिंग कर लिया हमने, चाहे सीता हमने स्त्रीलिंग कर ली है। उसी प्रकार हे राम, हे सीता, ठीक है, तो मतलब हमने स्त्रीलिंग कर लिया, पुल्लिंग कर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा हे में। तो ये क्या है, सारे अविकारी शब्द हैं। अरे है यहाँ पे, ठीक है, हे, हो, अरे, ये अरे नहीं अरे है। किंतु, वह आ रहा है, किंतु वे आ रहे हैं, किंतु, तो किंतु में कोई अब किंतु का ऐसा नहीं हो रहा कि किंते हो रहे हैं, वे आ रहे हैं किंते, तो कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें। वे आ रहे हैं किंतु, और वह आ रहा है किंतु वो नहीं आएगा, और वे आ रहे हैं किंतु कुछ देर बाद आएगा, तो किंतु में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये सारे जितने भी क्या हैं आपके ये शब्द हैं वो अविकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्दों के भी 4 भेद होते हैं। जैसे संबोधनवाची अविकारी, जो संबोधनवाची होते हैं, संबोधन में जिनका प्रयोग होता है हे, हो, अरे। क्रिया विशेषणवाची अविकारी शब्द, जैसे धीरे धीरे, जोर से, तेजी से, बार बार। तो जितने भी क्रिया विशेषण होते हैं ये सारे क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। इन पर हम स्पेशल वीडियो आगे लेके आएंगे, सब आपको समझ में आ जाएगा। समुच्चयवाची अविकारी शब्द और संबंध बोधक अविकारी शब्द, जो संबंध बताते हैं, दो वाक्यों में जो संबंध क्या कर रहे हैं, ला रहे हैं, उनको कहा जाता है संबंध बोधक। लेकिन ये सारे भी क्या होते हैं, आपके अविकारी शब्द होते हैं। इनमें लिंग, वचन और कारक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। अब देखो यहाँ पे ये तो हो गया आपका, ये भी हो गया कंप्लीट, मतलब रूप प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के थे, विकारी शब्द और अवकारी शब्द थी। तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे अर्थ के आधार पर। तो जो अर्थ के आधार पर होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। एकार्थी शब्द हो गया, अनेकार्थी हो गया, पर्यायवाची यानी समानार्थी हो गया, और विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द हो गया। तो अर्थ के आधार पर सबसे पहले बात करते हैं एकार्थी शब्द। एकार्थी का मतलब होता है जिसका एक अर्थ हो। तो जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ हो उसे कहा जाता है एकार्थी शब्द। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो सभी उदाहरण है वो क्या है, आपके एकार्थी शब्द है। अब जैसे ये है राम, तो राम का अर्थ राम ही तो होगा, और राम का अर्थ लक्ष्मण तो होगा नहीं। उसी प्रकार सीता है, उसी प्रकार यमुना है, तो यमुना का अर्थ क्या होगा, यमुना ही होगा। यमुना का अर्थ कभी गंगा नहीं होगा, कभी आपका सरस्वती नहीं होगा। तो कुल मिला के जिन शब्दों के, उसी प्रकार दिल्ली है, दिल्ली भी एक संज्ञा है। संज्ञा पे हम स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, अगर जिनको समझ में नहीं आ रही हो तो उनको उसमें आ जाएगी। तो दिल्ली हो गया। अब दिल्ली, मुंबई तो होगा नहीं दिल्ली का मतलब, ठीक है। तो ये सारे क्या है यहाँ पे एकार्थी शब्द है जिनके सिर्फ एक ही अर्थ होता है। उसके बाद दूसरा आता है अर्थ के आधार पर, वो आता है अनेकार्थी शब्द, यानी जिनके क्या होते हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं। तो जैसे हार हो गया, तो हार का मतलब एक तो क्या होता है, पराजय होती है, उसकी हार हो गई। भारत की हार हो गई, या ऑस्ट्रेलिया भारत से हार गया, तो यानी ऑस्ट्रेलिया की पराजय हो गई भारत से। और हार का दूसरा अर्थ क्या हो गया, गले का हार। गले का हार आपने सुना होगा, यानी गले की माला, तो उसका गले का हार खो गया। तो अगर आप हार का प्रयोग करते हैं तो हार के यहाँ पे क्या है, बहुत सारे अर्थ, यानी अनेक अर्थ निकल रहे हैं। एक पराजय हो गया और एक गले का माला हो गया, तो इसको कहा जाता है आपके अनेकार्थी शब्द। उसी पर कनक, कनक का अर्थ भी क्या होता है, एक सोना होता है, सोना, और एक होता है धतूरा। तो ये 2 उसके क्या है आपके, ये क्या है आपके, कनक हो गया, हार हो गई, ये अनेकार्थी शब्द है जिनके एक से अधिक अर्थ हैं। उसके बाद तीसरा आता है यहाँ पे पर्यायवाची शब्द, यानी समानार्थी शब्द, यानी जिन शब्दों का समान अर्थ हैं। यदि अनेक शब्दों के समान अर्थ होते हैं, यदि बहुत सारे शब्दों के क्या हैं, अर्थ उनके एक ही हैं, उनको कहा जाता है समानार्थी शब्द, या इनको पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। जैसे आग है, तो आग क्या है, अग्नि का अर्थ भी आग ही है, पावक का भी आग ही है, अनल का भी क्या है, आग ही है। तो मतलब बहुत सारे शब्दों का क्या है यहाँ पे एक ही अर्थ है, तो इनको कहा जाता है समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। उसी प्रकार आकाश, आकाश का अर्थ क्या क्या है, गगन का अर्थ भी आकाश ही है, अंबर का मतलब भी आकाश ही है, आसमान का अर्थ भी आकाश ही है, और नभ का अर्थ भी क्या है, आकाश ही है। तो इनको कहा जाता है समानार्थी शब्द। और सूर्य में भी आ गया, रवि, भास्कर, भानु, ये सब क्या है, सूर्य के ही समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द है। और जो चौथा आता है अर्थ के आधार पर, वो है आपका विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द। विलोम मतलब उल्टा। तो दिन का हो गया रात, विपरीत मतलब जो एक दूसरे के विपरीत हैं। ऊपर का हो गया नीचे, जय का हो गया पराजय। तो विपरीतार्थी यानी विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द हो गया। इन पे हम स्पेशल वीडियो लेके आएंगे आगे, और आपको मिल जाएगी। और तो ये तो हो गया यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक था शब्द भेद यानी शब्द रचना, वो कंप्लीट हो गया है। सब चीज़ हमने यहाँ पे जितने भी शब्दों के भेद थे एक एक करके हमने यहाँ पे, चाहे वो इतिहास के आधार पर हो, चाहे वो उत्पत्ति के आधार पर हो, चाहे वो अर्थ के आधार पर हो, सभी चीज़ हमने एक एक करके यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की। विद एग्जाम्पल, विद उदाहरण हमने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की। और ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो इसके यानी अगले दिन यानी कल
इसके क्या आ जाएंगी, मॉर्निंग में इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट भी आ जाएंगे। तो इसको अच्छे से पढ़ के आप और एक दो बार पढ़िए और अच्छे से इसका रिवीजन कीजिए, और कल इसके एमसीक्यू जो आएंगे तो उनको आप आसानी से फिर सॉल्व कर दोगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी तत्सम तद्भव पे स्पेशली वीडियो, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था अभी कि तत्सम तद्भव को कैसे पहचाने, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लेके आएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।